हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अगले आने वाले टॉपिक का सॉल्यूशन। अध्याय 1 में शामिल है। अब हम कराएंगे इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। अक्षीय स्थिति जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। कौन सी स्थिति है? अनुदैर्घ्य स्थिति में है। क्या ज्ञात करना है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान हमें ज्ञात करना है। सेकंड है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति है, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोला जाता है। इसमें हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थर्ड टॉपिक हम इसमें करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसकी परिभाषा और इनके गुण क्या होते हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हम इसको एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव यानी कि जिसमें दो ध्रुव हों जो समान हो, उनकी जो परिमाण है वो समान हो, है ना। यानी कि एक ऐसा निकाय जिस पर दो आवेश हो, एक माइनस क्यू हो और एक प्लस क्यू हो, और इन दोनों के मध्य की दूरी अत्यल्प हो, तो ऐसा जो निकाय बनता है हम उसे द्विध्रुव बोलते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी हम 2a मानते हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी हमने कूलॉम के नियम से ज्ञात किया था। कूलॉम का नियम ये था कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। यदि वायु निर्वात रहता है तो हम k बराबर 1 ले लेते हैं, अदरवाइज k हम लिखते हैं। तो k, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलॉम के नियम का फॉर्मूला है। तो इस नियम के सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी फाइंड किया था, जो था E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर खाली a की आवाज़ बच जाता है, Q/r²। ये इसका मान होता है, इसका सूत्र होता है। यदि हम मात्रकों की बात करें तो F का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, और जो विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक होता है। यदि हम द्विध्रुव की बात करें तो यहाँ पर एक और आ जाता है शब्द द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका भी हम इसमें यूज़ करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है, जिसका सूत्र होता है P बराबर Q/2a, और जिसका मात्रक होता है कूलॉम इंटू मीटर। क्या मात्रक होता है? कूलॉम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति कर लेते हैं, जहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/r², ये हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। हमें लेना है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, या अनुदैर्घ्य स्थिति भी इसे हम बोलते हैं। ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है द्विध्रुव की सहायता से हमें लेना है, तो हमने ये क्या कर दिया, एक द्विध्रुव लिया हुआ है। देखिए ए से लेकर ये बी तक एक क्या है, ये द्विध्रुव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसकी दूरी 2a है। कितनी दूरी है इसकी? 2a है। ये ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी 2a दूरी है। इस पर यहाँ आवेश रखा हमने -q और यहाँ पर आवेश रखा +q। ये डायग्राम एज इट इज रहने देते हैं, इसके सहायता से आप डायग्राम बना लेना, और मैं यहाँ पर आपको एक अलग से डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक द्विध्रुव लेना है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक द्विध्रुव लिया हुआ है, यहाँ पर जिस पर दो आवेश लिए हमने -q और +q। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को नाम दे दिया कि ये a बिंदु है और यह b बिंदु है। इन दोनों के मध्य की दूरी हम जानते हैं 2a होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई 2a। अब हमने क्या किया कि इसका एक मध्य बिंदु लिया। क्या करा हमने? इसका मध्य बिंदु लिया O। जब O मध्य बिंदु लिया तो ये दूरी भी आधी आधी हो गई, तो ये दूरी भी हो गई a और ये वाली दूरी भी हो गई a। अब हमने इससे r दूरी पर, और वो अक्षीय स्थिति में क्या करा हमने, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु लिया है। तो यहाँ से हम r दूरी तक गए।
तो यहाँ से हम r दूरी तक गए, यानी कि यहाँ पर हमने एक बिंदु पी लिया जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का जो मान है वो ज्ञात करना है। और हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं Q नोट। क्या आवेश लेके आते हैं? Q नोट लेके आते हैं, जो कि खुद धन आवेश होता है। तो ये O बिंदु से P बिंदु के तक की जो दूरी थी, ये दूरी R थी। ठीक है, अब ये जो है ये एक माध्यम K में रखा गया है। यदि आप वायु निर्वात लेना चाहें तो K = 1 रख सकते हैं। तो अब देखिए B से हम P पर जो है धन आवेश रखा है और P बिंदु पर भी क्या है? धन आवेशी है। तो हमने गुण पढ़े थे, तो हमें पता है कि धन धन आवेश यानी कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये B इस पर फोर्स लगाएगा इसकी तरफ। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी है वो E1 बनी है। अब देखिए इस A बिंदु पर भी -Q आवेश रखा है और इस P बिंदु पर +Q0 आवेश रखा है। तो ये बिंदु इससे दूर तो है, लेकिन ये जो -Q आवेश है इस पर भी कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो माना कि इसने इसको इधर की ओर खींचा, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बना वो बना E2। ठीक है, अब हम इन दोनों के मध्य की दूरियां ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है वो होता है E = 1/4πε0 K Q/r²। और r जो दूरी है ये आवेश जहाँ पर स्थित है वहाँ से वहाँ तक की दूरियां हैं, यानी कि B बिंदु से एक P बिंदु तक की दूरी है और एक A बिंदु से P बिंदु तक की दूरी है। तो देखिए टोटल दूरी O बिंदु से P की है r, और हमें P बिंदु से B बिंदु तक की दूरी निकालना है। कितनी दूरी निकालना है? केवल हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी निकालना है। तो O बिंदु तक की दूरी r है, और यदि हम r में से ये वाली दूरी माइनस कर दें तो हमें B से P की दूरी मिल जाएगी। तो B से P की दूरी कितनी आएगी? तो B से P की दूरी यानी कि जो BP की दूरी है वो आ जाएगी, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, यानी कि r - A यहाँ पर दूरी आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम A बिंदु से P बिंदु की ओर निकालेंगे। तो देखिए O बिंदु तक की दूरी तो r है, और O से आगे और हम A चलेंगे, तो यानी कि यहाँ A से लेकर P तक की दूरी आ जाएगी r + A। तो AP बराबर कितना आ गया? r + A आ गया। ठीक है, तो हमने ये दूरी निकाल ली है। अब जब दूरी निकाल ली है तो हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, इसकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पर आपके सामने है, इसके हिसाब से आप अपना जो डायग्राम है वो बना लें। ठीक है, और जो हमने आप प्रोसेस की है आप उसको थियोरेटिकल माध्यम में लिख लें। तो सबसे पहले हम लेते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए Q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बनी है वो E1 बनी है। तो हम लिखेंगे E1 = 1/4πε0 K Q/r², यानी कि +Q आवेश जो है B बिंदु पर रखा गया है, तो B और P की दूरी आ जाएगी। तो दूरी का वर्ग है तो BP², और BP² का मान हमने BP का मान निकाल रखा है। तो ये E1 बराबर यहाँ से बन जाएगा 1/4πε0 K Q/r - A का होल स्क्वायर, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो हमने ये मान कहाँ से निकाला? केवल इस फॉर्मूले में हमने जो मान था, वैल्यू थी, वो पुट करी है और समीकरण नंबर 1 हमें मिल गई है। इसी प्रकार से हम इस -Q आवेश का भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, है ना, हम यहाँ लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब खाली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस BP की जगह AP यानी कि दूरी चेंज करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा E2 = 1/4πε0 K Q/BP की जगह आपको क्या लिखना है? AP का स्क्वायर लिख देना है। और AP की जो दूरी है वो यहाँ से हमने निकाल रखी है, r + A का A है तो A का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 बराबर बन जाएगा
1/4π∈0 के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पर दे देंगे। देखिए दो समीकरण मिल गई है, E1 का मान हमें यहाँ से मिल गया है, E2 का मान हमें यहाँ से मिल गया है। अब केवल हमें परिणामी निकालना है, यानी कि E निकालना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो E1 की दिशा है वो इस तरफ है और जो E2 की दिशा है वो इस तरफ है। और विद्युत क्षेत्र जो है खुद एक सदिश राशि होता है, यानी कि दिशाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम चित्र में देखें तो ये धन आवेश इस E बिंदु के इस P बिंदु के पास में है, यानी कि E1 की तीव्रता ज़्यादा है और E2 की तीव्रता कम है। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दिशा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम अगले पेज पर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। आप चाहे E1 माइनस E2 है ना, दिशा हमने देखी थी वहाँ पर, तो E1 माइनस E2 हो जाएगी। आप चाहे तो वेक्टर भी लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख लेते हैं। तो ये बनेगा E बराबर E1 का जो मान था वो हम यहाँ लिखें। मान हम एक बार देख लेते हैं। E1 का मान क्या था, R माइनस ए था, और E2 का मान R प्लस ए था। यहाँ रख लेते हैं और कैलकुलेशन हमें करना है। तो हो गया 1/4π∈0 के क्यू बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी सेम वही मान है 1/4π∈0 के, खाली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर R प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए खाली ये R माइनस ए है और यहाँ पर क्या है R प्लस ए, केवल इसी का तो डिफरेंस है, बाकी जो चीज़ें हैं सारी की सारी कॉमन है। हम कॉमन संख्या को यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/4π∈0 के, क्यू बाहर आ गया, बटे में से कुछ नहीं निकला, Q/1 हमने लिख लिया। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ देखिए ऊपर से पूरी चीज़ कॉमन आ गई, तो 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, माइनस 1/, यहाँ पर भी आप देखिए 1/4, ये जो था पोर्शन ये कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर बचा हुआ बटे में, तो ये R प्लस ए का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब यहाँ आपको क्या करना है, केवल आपको ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया यानी कि आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखिए, आगे का पोर्शन ऐसा कैसे चलेगा, 1/4π∈0 के Q/1, एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। दोनों के चिन्ह विपरीत होने की वजह से दोनों ही इंटू में हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गया R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों का इंटू आ गया, और यहाँ पर इस एक का गुणा R प्लस ए के साथ हो जाएगा और इस एक का गुणा R माइनस ए के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कैसा आया, तो हमने नीचे नीचे का गुणा कर लिया और इस एक का गुणा हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक का गुणा किया नीचे वाले के साथ और इस एक का गुणा किया इधर वाले के साथ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम थोड़ा फॉर्मूला जो हमें पता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज़ आएगा, तो यहाँ पर आएगा देखिए a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ आएगा, जो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस का भी आएगा, जो भी हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, है ना, ये सूत्र हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अप्लाई करेंगे इस प्रकार से। तो E इक्वल ही चल रहा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, सूत्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ मान लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2RA। माइनस की वजह से आगे हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि माइनस गड़बड़ी करवा सकता है। तो गड़बड़ी से बचने के लिए हम कोष्टक लगा लेते हैं पहले से ही। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2RA, बटे में a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। माइनस का इनटू हम अंदर कर देते हैं, ताकि जो चिन्ह बदलने वाले होंगे वो बदल जाएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई 1, यहाँ पर आगे का जो पोर्शन था वो तो ऐसा कैसे चलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस की वजह से चिन्ह बदल लेंगे, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2R यानी कि प्लस का 2RA, ये हो जाएगा। बटे में ऐसा कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो कोष्टक है वो बंद हम कर देंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ वैल्यूज जो है वो कट रही है, कैंसिल हो रही है। देखिए, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये जो 2R है यहाँ पर है और 2R है यहाँ पर है, दोनों सेम साइन के होने की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 2RA इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये 4RA हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई 1 4RA बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें मिला। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4RA है, तो हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2। 4 को कैसा लिख सकते हैं हम, 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। अभी हम देख लेंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई 1, ये हो गया 2 × 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा था। हमने इससे पहले पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। और विद्युत द्विध्रुव आगुण जो होता है हमने उसको पी से बताया था। किससे बताया था, पी से बताया था, जो कि होता है Q × 2A। क्या होता है ये, Q × 2A विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमें Q × 2A यहाँ पर मिल गया। देखिए कहाँ मिला, तो यहाँ मिला। देखिए एक Q ये है, एक 2 ये है और एक A ये है, Q × 2A। तो इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पर P लिख देंगे। जब हम P लिखेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा इस प्रकार से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके जगह हमने P लिखा इंटू 2R, ऐसा कैसे बचा, बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर यह P का मान लिखा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आगुण का मान हमने लिखा, तो हमें जो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन थी वो ध्यान में आ जाना चाहिए कि चूँकि जो विद्युत द्विध्रुव आगुण में या विद्युत द्विध्रुव में जो ये दूरी होती है R, ये वाली दूरी होती है A, ये दूरी जो है बिल्कुल नगण्य होती है, क्योंकि विद्युत
द्विध्रुव की दूरी या विद्युत द्विध्रुव में जो ए का मान होता है ये इस आर से बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। जब बहुत छोटा होता है तो हम इस ए को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। इसलिए ए को नगण्य मानने पर, इसलिए हम ए को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। देखिए अब जब नगण्य मानेंगे तो हमें राशि क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी इंटू 2r बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, क्या मिलेगा देखिए, E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यानी कि ये इस प्रकार से, क्योंकि इस आर जो ए था उसको हमने 0 मान लिया था। आर स्क्वायर और स्क्वायर घाते आपस में इंटू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी इंटू 2r बटे आर की पावर 4 हो जाएगी। ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे r है और नीचे भी r की पावर 4 है, तो इस r से हमने क्या कर दिया, इस r की पावर 4 को हमने काट दिया। r से हमने r की पावर 4 को काट देते हैं, कितनी का पावर बच जाएगी, 3 पावर बच जाएगी। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो आ जाएगी E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये यहाँ पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो गई है। आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अलग अलग पद्धतियों में, जैसे कि वायु या निर्वात में जो माध्यम होता है के, उसका मान 1 होता है। तो जब 1 हुआ तो जो ऐसे पद्धति होती है वहाँ पर इस ई का जो मान है वो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा 2p बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। यदि हम CGS की बात करते हैं तो CGS पद्धति में क्या होगा, जो यहाँ पर नियतांक होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला, ये हट जाता है। तो यहाँ पर E बराबर आ जाएगा 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब यहाँ पर मान मिल जाएगा। और ये हो जाएगा न्यूटन CGS पद्धति में होता डायन, है ना, क्या डायन भी लिख सकते हैं या डायन भी लिख सकते हैं, डायन प्रति कूलम होता स्थित कूलम। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण वो आर के कैसे होती है, तो यहाँ पर आर बटे में आया 3, तो यानी कि वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के घन के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है निरक्षीय स्थिति में। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें करना है, तो कर लेते हैं हम इस प्रकार से। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, चित्र यहाँ पर है, हम एक बार इसको बना के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक विद्युत द्विध्रुव लेना है इस प्रकार से। तो हमने ये ले लिया, विद्युत द्विध्रुव ले लिया, दो बिंदु, दो आवेश रहेंगे, -q +q, बिंदु के नाम दे दिए ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों की दूरी हमें पता है 2a दूरी इनकी होती है। मध्य बिंदु जैसे हमने लिया ओ, ये दूरी आधी आधी हो गई, ये दूरी हो गई a, ये दूरी हो गई a। अब हमें इस o बिंदु से मध्य दूरी पर, यानी कि o बिंदु से r दूरी पर, अब हमें जो p बिंदु है वो यहाँ पर नहीं लेना, पहले हमने क्या करा था, इस लाइन पे लिया था, इसलिए अब उसको बोला था अक्षीय स्थिति में। अब हम ले रहे हैं इसके ऊर्ध्वाधर या फिर निम्नतर स्थिति में, तो हम ऊर्ध्वाधर में ले लेते हैं r दूरी पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बिंदु हम
पी ले रहे हैं यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बिंदु पी ले लिया जहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ए को पी से मिला देते हैं, बी को पी से मिला देते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इनको मिला देंगे, इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब देखिए ये जो मध्य दूरी थी ये आर थी, निरक्षीय स्थिति में था। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दो त्रिभुज यहाँ पर बने, एक ओ पी बना और एक बी ओ पी बना। चित्रानुसार क्या हमें मिला, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी में जो ओ ए और ओ बी दोनों में दूरियां समान है, तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। ठीक है, ये दूरी समान है। और ओ पी इधर भी है और ओ पी इधर भी है, सर्वांग समभुजाएं हैं, है ना, ये सर्वसमभुजा है। तो ओ पी बराबर ओ पी, ये क्या है, आर दूरी पर है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लंब डाला है, तो ए ओ पी पे कोण जो ओ है ये 90 का बन गया, इधर भी 90 का बन गया। तो कोण ए ओ पी इक्वल कोण बी ओ पी इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो आर एच सर्वांग क्षमता होती है, समकोण सर्वांग क्षमता, उसके कारण क्या हो गया, ये जो त्रिभुज है ए ओ पी और जो त्रिभुज है पी ओ पी, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए दोनों त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। जब सर्वांग सम त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एपी दूरी है, तो एपी दूरी है वो बीपी दूरी के बराबर है। यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों कैसा है, बराबर है। तो यहाँ हम दूरी निकाल लेंगे, है ना। अब दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से, जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज, वैसा भी एक त्रिभुज ले लीजिए, ए ओ पी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, एपी है, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब कौन है, आर है, तो आर का वर्ग, यानी कि हम पहले ओपी का वर्ग लिख लेते हैं, प्लस आधार का वर्ग यानी कि ओ ए का वर्ग, मान लिख लेते हैं। तो ए पी वर्ग, ए पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, 1/2, पावर 2 है, इधर गई तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। ये मान आप ध्यान रख लें। यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम इसका मान, जो कि है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, या हाफ इसकी पावर आप लिख सकते हैं, या अंडर रूट में भी आप इसको लिख सकते हैं। हमने क्या करा, इसको अंडर रूट में लिखने के बजाय इसका सिंपल लिखा, ताकि सिंपल यूज़ हम इसका आसानी से कर सकते हैं, है ना, ये यूज़ होता है इसका। तो ये ए पी बराबर क्या हो गया, बी पी है। तो ए पी और बी पी के मान दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ चित्र में देखें, यहाँ पी बिंदु पर, यहाँ पी बिंदु पर हम लेके आते हैं परीक्षण आवेश, यानी कि प्लस क्यू नोट, यहाँ पर है प्लस आवेश, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इसको दूर धकेलेगा इस प्रकार से। तो जो E1 बना वो ऊपर बन गया इस प्रकार से। अब जो माइनस क्यू है ये इसको इस प्रकार से नीचे खींचेगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र बना है वो यहाँ बना है E2, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, है ना। ये ऊपर बन गया E1, ये नीचे बन गया E2, है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना, फिर बाद में ये जो 37 घंटे के बाद में तोड़ देंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। अगले पेज पे हम करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बाय बी पी स्क्वायर, और बी पी का मान हमें मिला था, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना। जो स्क्वायर है इसका मान तो क्या है, ये है ए पी स्क्वायर बराबर, यानी कि बी पी स्क्वायर भी यही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो ये E1 यहाँ से हमें मिलेगा 1/4πε0 k क्यू बाय r² प्लस a², और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इसी प्रकार से हम सेकंड के लिए भी निकाल लेते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 k, खाली दूरी तो बदलना है तो q/AP² हो जाएगा, और दूरी इसकी सेम थी तो ये भी हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 k q/r² प्लस a²। समीकरण नंबर 2 दे दी। हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि होती है, तो इन दोनों की दिशाओं पर निर्भर करेगा। तो E1 जा रहा है इस तरफ, E2 जा रहा है इस तरफ। घटाएंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यदि हम घटाएंगे इसमें से जाएगा तो हमें शून्य प्राप्त होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता यदि कोई आवेश वहाँ पर उपस्थित है। तो अब क्या होगा, तो अब हमें क्या करना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ये E1 जो है और जो ये E2 है, इन दोनों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटों में बांटना पड़ेगा। तो बांटते हैं, देखिए जो E1 आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ऊपर की ओर है, यानी कि ये इधर इस प्रकार से है। ये जो चतुर्थांश होता है ये इस चतुर्थांश में स्थित है यहाँ पर इसमें। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया E1 साइन थीटा, और ये इसका क्षैतिज घटक हो गया E1 कोस थीटा, है ना। ये इसका हो गया E1 का। सेम एज इट इज़ हम E2 का भी करेंगे, तो E2 इस नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो क्षैतिज घटक है ये तो यहाँ पर यही रहेगा, लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो नीचे आ जाएगा, जो है E2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या होंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि E1 और E2 के मान तो समान हैं। तो ये दो हो जाएंगे, क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा कि इसी बिंदु क्षैतिज अक्ष पर जो E1 कोस थीटा है और जो हमें E2 कोस थीटा है, ये इनकी दिशा एक ही होने की वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। यदि हम ये वाला मान निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। तो हम ऐसे हम लिख लेते हैं क्योंकि E1 व E2 के परिमाण तो समान हैं, किंतु दिशाएं अलग अलग है। इसलिए इनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर क्या करना है, इन दो घटकों में बांटना है। तो ये इनका क्षैतिज घटक है, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। ये है E1 का, और ये यहाँ लेते हैं हम E2 का। तो क्या करना है, खाली आपको क्षैतिज के साथ कोस थीटा जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा E1 का E1 कोस थीटा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर इसका E1 साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा E2 का, ये हो जाएगा E2 क्षैतिज घटक कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर E2 साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने से निष्फल हो जाएंगे, परंतु E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने से आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए, है ना, क्या होगा
इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर E1 और E2 के मान आप लिख दीजिए। क्या मान आए थे हम देख लेते हैं। तो ये मान आया था 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो बन जाएगा देखिए, तो ये हो गया E1 यानी कि 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा एज इट इज़, प्लस यहाँ भी सेम मान यही है, तो 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कोस थीटा सेम वैल्यूज होने की वजह से डबल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया है ना, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है। याद रखने के लिए मैं यहाँ पर भी क्या है, ये 1 है और यहाँ पर भी ये 1 है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। यदि कहीं से हमें कोस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, वो हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पुनः हम देखिए, समकोण त्रिभुज का यूज़ कर लेते हैं, है ना। लाल बटे कक्का से हम यहाँ पर कोस थीटा लगाएंगे, तो कोस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, कोस थीटा लाल बटा कक्का से ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है यहाँ देखिए, ये आधार ये ए है और कर्ण यहाँ पर ये है 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये है, ये हम लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण है। तो आधार का मान कितना देखा हमने, ए देखा, और इसका मान देखा हमने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये मान है। तो ये मान हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ई बराबर हमें देखने को मिलेगा, 2 को हम क्यू के पास लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के 2 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। वापस से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, दोनों सेम है तो गुणे में गाते हैं, जुड़ती है। तो 1 और 1 प्लस 1/2 आपको जोड़ना है, 1 प्लस क्या करना है 1/2 आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, तो ई बराबर 1/4πε0 के 2q इंटू ए अपॉन हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। क्या हो गया 3/2। ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमें 2q मिला और एक a मिला। तो ये जो 2q और a है, ये कुछ ध्यान आ रहा होगा, ये p का मान है। तो p बराबर क्या होता है, q इंटू 2a होता है। तो इसके जगह हम ये वाला जो मान है वो लिख देंगे। तो जब यहाँ पर हम ये मान लिखेंगे तो हमें इक्वेशन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। ई बराबर 1/4πε0 के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये देखने को मिलेगी। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में नगण्य मानकर ए को हटाया था, ठीक यहाँ पर भी हम इसको ए नगण्य मानकर हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए।
तो ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम वापस वैसा का वैसे लिखेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में जो ए का मान होता है वो आर से बहुत छोटा होता है, इसलिए ए को नगण्य मानने पर, ए को क्या करना है, आपको नगण्य मानना है। ए को नगण्य मानेंगे तो हमें मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई के क्यू बाय, है ना, पी बाय आर की पावर 2 और यहाँ 3/2, यानी कि आर की पावर 2 इंटू 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा 1/4 पाई के पी बाई आर क्यूब, यहाँ आपको मिला है, जो कि ये आया है न्यूटन प्रति कूलम में, और यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना। ये आपको यहाँ पर मिला। ये क्वेश्चन जो है निरक्षीय स्थिति बड़ा दिखता है, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पर पाइथागोरस जो प्रमेय है वो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, घटक में एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ता है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी इजी आपको यह लगेगा अक्षय की तुलना में भी। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसको अलग अलग पद्धतियों में लिख कर देख लेते हैं कि किस पद्धति में इसका हम कैसा लिखेंगे। सबसे पहले वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में पता है हमें कि k बराबर 1 होता है, तो जो ऐसा पद्धति है, कौन सी पद्धति, ऐसा पद्धति, ऐसे पद्धति में हो जाएगा ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। और तेजस पद्धति की हम बात करें, तेजस पद्धति की हम बात करें तो ये हो जाएगा ई बराबर पी बाई आर क्यूब डायन प्रति स्थित कूलम। तो आपको यहाँ पर खाली मेन अंतर यही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें ये जो P है वो सिंगल मिला था, और अक्षीय स्थिति में जो P था वो हमें डबल मिला था, 2P मिला था, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो थे, ये पोर्शन जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इन दोनों को एक बार मैं पुनः यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले अक्षीय स्थिति में हमें क्या आंसर मिला था वो लिख लेते हैं। अक्षीय स्थिति में, जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति में, अनुदैर्घ्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या मिला था, तो ये मिला था, हम यहाँ पर खाली ऐसा वाला ही लिख रहे हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो उसके अलावा अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको दोनों मान देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला हम टॉपिक करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं की विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और क्या इनके गुण होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और क्या इनके गुण होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनके क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र हमने पहले पढ़ा था कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हमें विद्युत के प्रभाव का गुणों का अनुभव होता है, महसूस होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उस विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्रदर्शित करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। यानी कि कोई से विद्युत क्षेत्र में स्पर्श रेखा तो आप जानते हैं, जो किसी एक बिंदु को टच करके जाए, जैसे ये वृत्त होता है तो वृत्त की स्पर्श रेखा हम परिधि को छूते हुए इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इस स्पर्श रेखा जो कि काल्पनिक होती है वो हम खींचें और यदि है वो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, तो ऐसी रेखाएं कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
इसके डेफिनेशन को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, क्या होता है ये, जिस पथ पर गमन करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, हम उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र जो हम धनावेश लेके आए हैं यानी कि क्यू नोट लेके आते हैं, वह जिस पथ का अनुसरण करता है और आगे बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, तो वह उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, यानी कि कोण नहीं बनाती, खाली निष्कोण वक्र होता है जिस पर पृथककृत जो स्वतंत्र आवेश है वो गमन कर सकता है। बात एक ही है ना। ये 3 डेफिनेशन है, आप जो भी अच्छे से याद करना चाहें वो कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इसके जो गुण हैं वो हमने बहुत शामिल किए हैं। हम ये समझेंगे भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, किस प्रकार से खत्म होती हैं, है ना। आवेश हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है ना। धन आवेश से क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये उत्सर्जित होती है यानी कि बाहर निकलती है धन आवेश से, और जो ऋण आवेश होता है इस पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है यानी कि यहाँ पर आके ये खत्म हो जाती है। मेन आपको ये ध्यान रखना है ना, धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है, ये दिशा बताती है। तो पहला इन रेखाओं के हम गुण देखते हैं। पहला गुण यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है। अभी हमने यहाँ देखा है कि धन आवेश से क्या हो रही थी, प्रारंभ हो रही थी, और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहला गुण यही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा, यदि अकेला आवेश हो उस कंडीशन में, यहाँ पर आवेश दोनों अलग अलग ही लिए थे हमने, ये धन आवेश अलग लिया था, ये ऋण आवेश अलग लिया था। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। एकल आवेश की स्थिति में क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कहाँ से प्रारंभ होती है, अनंत से प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त हो जाती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे धन आवेश से आपको ये जो रेखाएं निकल रही है, अब कहाँ खत्म होगी वो हमें नहीं पता है। ऋण आवेश में ये रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या मानते हैं कि रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। किस स्थिति में, एकल आवेश की स्थिति में। थर्ड, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो इसकी डेफिनेशन है मेन, वही यहाँ पर बात आई है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या करता है, बताता है। अगला जो विशेषता है वो इस प्रकार से देखिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी नहीं काटती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि व्रत होता है ना, इधर ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि ये एक व्रत होता है, इस व्रत पर हम एक स्पर्श रेखा एक ही खींची जा सकती है। यदि इसी बिंदु पर क्या करते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा भी एक बिंदु पर एक ही हम खींच सकते हैं और वो एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि ऐसा हो जाए, काट दें, तो क्या होगा, उस एक अकेले बिंदु पर यदि कट जाए तो क्या होगा, इस अकेले बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा प्रदर्शित होगी, और एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र होना संभव नहीं है। इस कारण क्या होगा, ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में क्या हो रही है, सिकुड़ने की प्रयास कर रही है। इस कारण से क्या होता है कि विजातीय जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। हमने पहले शुरुआत में आवेशों के गुण पढ़ा था, और उस गुण को हम यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र है रेखाएं हैं उनके द्वारा भी हमें यहाँ पर उसकी संतुष्टि मिली है कि विजातीय जो आवेश होता है उनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि धन आवेश ऋण आवेश आकर्षित करेंगे और ऋण आवेश धन आवेश ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत क्या होता है, लंबाई के लंबवत, और यहाँ पर क्या होता है, लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है। यहाँ पर क्या होता है कि लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। कैसा करती है, दूर हटने का प्रयास करती है। जब दूर हटने का प्रयास करती है तो इसी कारण से जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस आवेश में
प्रतिकर्षण होगा, माइनस और माइनस आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चालक के पृष्ठ के, जैसे गोले चालक है, यहाँ से कोई पृष्ठ रेखाएं निकल रही है तो हमेशा ये लंबवत होती है, यानी कि चालक, यानी कि जो चालक है और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, चालक के अंदर नहीं होती है, इसी कारण से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, है ना। बाकी हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं और आपको अच्छे से इनको लर्न करना है। प्रबल विद्युत क्षेत्र में, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ताकतवर होता है, प्रबल होता है, सघन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट आने की चेष्टा करती है, यानी कि वो अत्यंत निकट होती है या फिर सघन वहाँ पर दिखाई हमें देती हैं। और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात क्या होती है, विरल होती है, यानी कि जहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर ये रेखाएं निकट निकट दिखेगी, सघन दिखेगी, और जहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये दूर दूर दिखेगी और विरल रहेगी। अगली विशेषता देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धन आवेश है, इससे ये जो क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, इस प्रकार से, है ना, बाहर निकलती है। ऋण आवेश है तो इस पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो अंदर की ओर जा रही है। हमने यहाँ पर देखा, है ना, ये दोनों विजातीय आवेश का है। विजातीय आवेश में क्या होता है, लंबाई में सिकुड़ने की प्रयास करती है, इस कारण से आकर्षण होता है, और लंबो दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है, इसलिए क्या होता है, सजातीय में प्रतिकर्षण होता है ना। यहाँ पर ये सिकुड़ने का प्रयास कर रही है तो इसमें क्या हो रहा है, विजातीय आवेशों में आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पर दूर हटने की चेष्टा कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर, है ना, ये खाली एक के लिए बताया है विजातीय के लिए, और ये सजातीय के लिए बताया। यहाँ पर ये दोनों बराबर, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, प्रतिकर्षण होगा, है ना। आकर्षण के लिए बता दिया और प्रतिकर्षण के लिए ये वाला हो गया, क्योंकि दूर दूर हटने का प्रयास कर रही है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। और एक और पॉइंट है लास्ट, कि चित्र 1.18 डी में, यानी कि इस चित्र की हम बात कर रहे हैं, तो समान परिमाण के धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर ये प्लस Q1 है और प्लस Q2, इनके जो परिमाण है वो सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कि दोनों आवेशों के कारण उनके बीच मध्य बिंदु P पर, यानी कि मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ P बिंदु पर क्या हो रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कुछ भी दिशा प्रदर्शित नहीं होगी, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा, और इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को उदासीन बिंदु हम कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको उदासीन बिंदु कहेंगे। तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी थ्योरी इस प्रकार से है, और उनके सारे गुण यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस प्रकार से इसमें जो 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करना चाह रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।